गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। बेटा जी, आज अपन जूलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो बच्चों, क्रेश कोर्स में अब तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, मैं थोड़ा सा रिकॉल आप लोगों को करवा देता हूं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हो गया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया था, नर्वस सिस्टम वाला अपन ने चैप्टर कर लिया था, सेंसरी ऑर्गन बच्चों हमने कर लिए थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर हो गया था। आज नेक्स्ट सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बच्चों बोलते हैं। तो पहले आओ थोड़ा सा जो वर्ड मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखे हैं, इनको पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो बेटा जी, पहले तो इस चैप्टर से अपने नीट में 2 क्वेश्चन जनरली कवर होते हैं। नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर अपना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मीन हुआ बच्चों उत्सर्जी उत्पाद, और देयर एलिमिनेशन का मतलब उनका बॉडी के बाहर निष्कासन। तो सबसे पहले हम बात ही करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। तो बच्चों, मैंने एक वर्ड लिखा उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन का मीन क्या है, दिमाग में कई टाइप की डेफिनेशन परिभाषाएं आ रही होगी। एक सिंपल सी डेफिनेशन हम बात करते हैं कि शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वही बच्चों क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। यही सोचा अपन ने। थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करता हूं, मैं डेफिनेशन बच्चों बोर्ड पे लिख रहा हूं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। डेफिनेशन वही है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। एक छोटा सा वर्ड मैंने बच्चों बीच में ऐड कर दिया, क्या, नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। अब बेटा जी, ये नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हुए, नाइट्रोजिनस कैसे हुए, तो इसके लिए थोड़ा सा अपन डाइजेशन वाले चैप्टर पर आते हैं। तो डाइजेशन में बच्चों हम बताते हैं कि भी जो भी फूड अपन ने इंजेस्ट किया, जो भी खाना अपन ने लिया, उसमें 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, एक बच्चों वर्ड आता है फैट, एक मैंने लिखा प्रोटीन। तो जो खाना अपन ने खाया उसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना, याद कर लो डाइजेशन वाला, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अब बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट अपन ने लिया, ध्यान से सुनियो, कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा, उपापचय होगा, तो एंड प्रोडक्ट बना CO2 एंड वाटर। ये बना वाटर, जो है वो तो सॉल्वेंट है, बॉडी में काम आ गया। CO2 को हम एक्सपेल, ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देंगे। फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होगा, ऐसे ही प्रोडक्ट बनेंगे। और एक्सेस फैट अपने को पता है बच्चों, बॉडी में स्टोर होता है, जमा हो जाता है। बचा कौन, प्रोटीन। अब सुनो, प्रोटीन जब टूटता है तो बेटा जी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन कौन होते हैं, एमिनो एसिड। प्रोटीन किस में टूटा, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड से फिर अमोनिया, एमिनो एसिड से कौन बना, एमीन। अब एमिनो एसिड से अमोनिया बनना बच्चों, इस स्टेप को मैं नाम देता हूं डीएमिनेशन। क्या बोला, विअमीनीकरण, डीएमिनेशन। डी का मतलब भी रिमूव होता ना, हटना। तो एमिनो एसिड से किसको हटा दिया, अमोनिया को। अब अमोनिया बच्चों क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, अत्यधिक विषैला होता है, और अपनी बॉडी लंबे टाइम तक अमोनिया को स्टोर नहीं रख सकती, अमोनिया को संचित नहीं रख सकती। तो फिर क्या होगा, ये जो विषाक्त अमोनिया है, विषैला जो अमोनिया है बेटा जी, इस अमोनिया को बदल दिया जाएगा किसमें, यूरिया में। तो हाईली टॉक्सिक अमोनिया कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया। अत्यधिक विषैला अमोनिया किस में बदल गया, कम विषैले यूरिया में। और इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ये साइकिल कहलाती है ऑर्निथिन साइकिल। इसी चैप्टर में आगे अपन डिटेल में कर लेंगे। लीवर में होती है, तो अमोनिया का कन्वर्जन किस में हुआ, यूरिया में। यूरिया बेटा जी क्या है, लेस टॉक्सिक।
अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है। तो सुन लो, फूड में 3 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से वाटर और CO2, फैट से भी यही। प्रोटीन जो बचा हुआ है ये पहले अमीनो एसिड बनाता है, देन अमोनिया, और अमोनिया से फिर क्या, यूरिया, बिकॉज अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, सब में कौन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन होगा। कहां से आएगा, बिकॉज ये प्रोटीन के टूटने से बनते हैं ना बच्चों। तो प्रोटीन में कौन है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप, एमिनो, तो नाइट्रोजन है। अमोनिया में भी है। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH2 डबल बॉन्ड O NH2। तो यूरिया में भी कौन है, नाइट्रोजन। तो हर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में नाइट्रोजन होता है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन से बनता है, प्रोटीन के टूटने से बनता है। इसलिए डेफिनेशन में आप क्या याद रख लेना, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वही क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। क्लियर। तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हम किससे लेकर आ रहे हैं, प्रोटीन से। चलें बेटा जी आगे चलो। अब एक्सक्रीशन से ही अपन, ये जो चैप्टर है पूरा, इसमें बेटा जी देखियो, इस चैप्टर में हम जनरली डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, होम्योस्टेसिस। हिंदी में बोलते हैं समस्थैतिकता, समस्थैतिकता। होमियो समान, स्टेबल, स्टैटिक का मतलब स्टेबल। होम्योस्टेसिस का मीन होता है बच्चों कि अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, आंतरिक जो वातावरण है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना, बैलेंस रखना। शरीर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हुआ बॉडी के अंदर के बच्चों जो फ्लूइड है, जिनको आप इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हो, जिसमें ब्लड वगैरह ये ECF ICF आते हैं ना, उनको क्या रखना, मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। तो शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को, आंतरिक वातावरण को बैलेंस रखना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। क्योंकि बच्चों हर फ्लूइड की pH, जैसे ब्लड की pH आपको पता है 7.4 होती है, यूरिन की pH 6.0 होती है। तो हर बॉडी के जो फ्लूइड है, कोई स्लाइटली अल्कलाइन है, कोई एसिडिक है, तो वो हमेशा बच्चों फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है। उसको फिक्स रखना, उस फ्लूइड की pH को मेंटेन रखना ही एक तरह से क्या है, होम्योस्टेसिस। अब उसमें पानी और सोल्ट की अमाउंट को बैलेंस करना है। तो ध्यान से सुनना, जो होम्योस्टेसिस है, वैसे तो ये वर्ड देने वाले एक साइंटिस्ट थे वाल्टर कैनन। होम्योस्टेसिस को सबसे पहले बेटा जी किसने बताया, वाल्टर कैनन ने, ये साइंटिस्ट का नेम। और उसके अलावा होम्योस्टेसिस का मीन हो गया अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखना, स्टेबल रखना। अब होम्योस्टेसिस स्टेबल रखने के लिए देखो, इसमें दो तरीकों से हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो बच्चों इसमें आएगा ऑस्मो रेगुलेशन, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक इसमें आएगा एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन को तो क्या बोल दिया, प्राशरण नियमन। ये तो बच्चों क्या कहलाएगा, प्राशरण नियमन। और एक्सक्रीशन को हम क्या बोल देंगे, उत्सर्जन। फिर से सुन लो, होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जिससे शरीर के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम क्या रख सकें, बैलेंस रख सकें, स्टेबल रख सकें, कांस्टेंट मेंटेन रख सकें, जिसमें मेनली बॉडी फ्लूइड का बच्चों pH आता है। अब pH को कम ज़्यादा सोल्ट और वाटर के थ्रू हम करेंगे। तो इसमें देखो कि होम्योस्टेसिस को 2 क्रियाओं के थ्रू हम मेंटेन रख सकते हैं, मेनली 2 प्रोसेस। एक तो कौन सी, ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा कौन सा, एक्सक्रीशन। और इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जी, ऑस्मो रेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी। अब ये दोनों जो काम है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, वो अपनी बॉडी में किडनी के थ्रू परफॉर्म होते हैं, जिसको अपन डिटेल में बात कर लेंगे। तो पहले मैं आता हूं इस वर्ड पे, किस पे, ऑस्मो रेगुलेशन पे। तो फर्स्ट हम इसी के बारे में डिस्कस कर ले, ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेटा जी ऑस्मो रेगुलेशन क्या, प्राशरण नियमन किसको बोलते हो, सिंपल सी डेफिनेशन है, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट। बॉडी में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, जल और लवणों की सांद्रता को संतुलित रखना ही क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं
मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। शारीरिक द्रवों की ऑस्मोलैरिटी, पराशनीयता को क्या रखना, मेंटेन रखना, वही बच्चों क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। एक सिंपल सी जो बात है वो दिमाग में आप फिट कर सकते हो कि भाई बॉडी में पानी को और सॉल्ट को, आयंस को क्या रखो, बैलेंस रखो, उसी को हम बोल देते हैं ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मो रेगुलेशन। और वैसे जो ऑस्मोलैरिटी है बच्चों, ऑस्मोलैरिटी ये इसका जो यूनिट है वो मिली ऑस्मोल पर लीटर में होती है, ये भी यूज करेंगे, इसकी यूनिट है मिली ऑस्मोल पर लीटर। एक्चुअल में ये होता क्या है कि भाई सोलवेंट में जो सोल्यूट का डिसोल्विंग कैपेसिटी है, विलायक में जो विलय की घुलनशीलता है, वही एक्चुअल में ऑस्मोलैरिटी होती है। और हमें पता है अगर साल्ट और आयन बच्चों बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइपरटोनिक, वो कम होंगे तो हाइपोटोनिक, पता है ये चीज अपने को। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मीन क्या बताया अपन ने, बॉडी में किसको मेंटेन करना, वाटर और सॉल्ट को, जल और लवणों को, आयंस को संतुलित करना ही पराशरण नियमन कहलाता है। या हम बोल दिया मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, शारीरिक द्रवों की ऑस्मोलैरिटी, पराशनीयता को संतुलित रखना। और ऑस्मोलैरिटी की यूनिट बच्चों क्या होगी, मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है। क्लियर। अब ऑस्मो रेगुलेटरी का जो सेंटर है, इसका जो रेगुलेटरी सेंटर है वो ब्रेन में कहां, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं बच्चों, हाइपोथैलेमस। पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखा मैंने, हाइपोथैलेमस, नीट में आया हुआ है, ध्यान रखियो। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम में आपको बताया था, चाहे थर्मो रेगुलेशन हो चाहे ऑस्मो रेगुलेशन हो, चाहे टेम्परेचर कंट्रोल हो चाहे वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना हो, दोनों रेगुलेशन के सेंटर कहाँ होंगे, हाइपोथैलेमस के पास। वही हाइपोथैलेमस जहाँ से बच्चों एक हार्मोन आता है ADH, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो नेफ्रॉन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल हो गया। तो ऑस्मो रेगुलेशन में सेंटर कहाँ, हाइपोथैलेमस, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना वो हो गया, और मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, जिसकी यूनिट बच्चों क्या है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। चलें आगे। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे, इसी ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पे अपन बात करते हैं, एनिमल्स को दो कैटेगरी में बच्चों डिवाइड कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है पराशरण नियमन के आधार पे। एक तो नाम दिया ऑस्मो कन्फॉर्मर, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, एक बेटा जी बोला ऑस्मो रेगुलेटर। दो वर्ड में बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। कि ऑस्मो रेगुलेशन की जो पराशरण नियमन है उसकी मेंटेन स्टेबिलिटी के बेस पर एनिमल्स को दो क्लास में या दो कैटेगरी मान लो, एक तो ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरा ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर को तो हिंदी में बोलते हैं बच्चों पराशरण सरूपी, पराशरण सरूपी, इसको बोलते हैं पराशरण नियामक। या आप टेम्परेचर वाले से समझ सकते हो, जैसे दो आते हैं ना, होमोथर्मल और हेटेरोथर्मल। होमोथर्मल बच्चों समतापी, जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बाहर वाले एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि अपन। जबकि हेटेरोथर्मल का जो टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वही छोटी सी चीज़ यहाँ याद रखनी है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर तो ये तो बच्चों वो होते हैं, वो कौन, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है, यहां टेम्परेचर की जगह कौन आ गया, इनकी जो ऑस्मोलैरिटी है या बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल मीडियम। तो क्या बताया कि ऑस्मो कन्फॉर्मर तो वो है जिनकी ऑस्मोलैरिटी या बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे ये मीडियम ले लिया, ये मान लो बॉडी का फ्लूइड है एनिमल, ये बाहर का बच्चों एक्सटर्नल मीडियम है। तो एक्सटर्नल मीडियम में सॉल्ट ज्यादा है कि कम है,
उसके अकॉर्डिंग इंटरनल फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होती रहेगी, चेंज, मतलब कांस्टेंट नहीं रहती, वो बाहर के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती है। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर, इनमें कौन आए, इनमें वो आए जिनकी ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड ये बेटा जी रिमेन कांस्टेंट। इनकी जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी है वो क्या रखेंगे अपन, कांस्टेंट रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाहर का एनवायरनमेंट में चाहे कोई भी चेंज हो, अंदर की ऑस्मोलरिटी हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो होमोथर्मल समतापी जिनका अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही क्या याद रख सकते हो, ऑस्मो रेगुलेटर अंदर बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये डेवलप होते हैं, एडवांस होते हैं। जबकि इनकी ऑस्मोलरिटी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेटा जी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके जो एग्जाम्पल है ऑस्मो कन्फॉर्मर के, इनमें तो बच्चों रखे गए हैं इनवर्टिब्रेट, बताना नहीं पड़े, इनवर्टिब्रेट टैक्सोनॉमी में पढ़े आपने, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट तो कौन, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर का एग्जांपल बेटा जी, इनमें कौन आ गए, वर्टिब्रेट्स, कशेरू की। तो वी आर वर्टिब्रेट्स, अपन वर्टिब्रेट है, पाइसीज, फिशेज आ गई, एम्फीबिया आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स कैसे हुए, ऑस्मो रेगुलेटर। अपनी बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी है वो हमेशा क्या रखनी है, कांस्टेंट, मेंटेन, एक्सटर्नल मीडियम का उस पर इफेक्ट नहीं होना। जबकि इनवर्टिब्रेट में कैसे आ गए, ऑस्मो कन्फॉर्मर। अब एक चीज बच्चों यही देख लो, ऑस्मो कन्फॉर्मर में एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक्सेप्शन है, मैंने लिखा हेग फिश। क्या, हेग फिश, हेग फिश याद आया क्या, डालो दिमाग पे दूर, कहां पे, कहां पढ़ा था, हेग फिश मैगजीन, अरे टैक्सोनॉमी, एग्नेथा, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जिनका माउथ सर्कुलर था, उसके दो ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखे हैं और दोनों ही बेटा जी वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोमाइजोन और दूसरा मिक्सीन। मिक्सीन को क्या बोलते हैं, हेग फिश, ध्यान आया। चलो, तो हेग फिश एकमात्र ऐसा वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट है ये, एकमात्र ऐसा वर्टिब्रेट है जो कैसा होता है, ऑस्मो कन्फॉर्मर। बाकी इसमें सारे के सारे कौन आएंगे, इनवर्टिब्रेट आएंगे। जबकि रिमेनिंग वर्टिब्रेट बेटा जी कैसे होंगे, ऑस्मो रेगुलेटर। तो समझ गए बात, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना। अब मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते, उसके बेस पर एनिमल दो है, जिनकी ऑस्मोलरिटी हमेशा मेंटेन रहे, ऑस्मो रेगुलेटर, जिनकी ऑस्मोलरिटी बच्चों बाहर के मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो, ऑस्मो कन्फॉर्मर। ये पराशरण नियामक बोलते हैं, इनको पराशरण स्वरूपी बोलते हैं। समझ गए। अब देखो कि ये जो है ऑस्मो रेगुलेटर, इनमें आए कि भाई ऑस्मो रेगुलेटर हमें पता चल गया है कि वो मेंटेन रखेंगे। मेंटेन कैसे रखेंगे, उनके पास ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है कि वो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को हमेशा मेंटेन रखे। जैसे मैं कुछ नाम लिखा रहा हूं बच्चों कि इनके पास एक तो क्लोराइड सेल पढ़ेंगे अपन, आइनोसाइट, बॉडी में सेल होती है क्लोराइड सेल और आइनोसाइट, सेल का नाम है, आयन से रिलेटेड है ना, साइट लग गया तो सेल हो गई। ये आयंस का आना जाना, बाहर आना, अंदर, वो उसको मेंटेन करेगी, कंट्रोल करेगी। इनमें स्वेट ग्लैंड भी होती है, जैसे अपने में स्वेट ग्लैंड है, मान लो बॉडी में बच्चों आयन, लवण, सॉल्ट ज़्यादा हो गए तो वो स्वेट के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे, तो बॉडी का अंदर का फ्लूइड है वो तो मेंटेन रहेगा ना। ऐसी सॉल्ट ग्लैंड भी आएगी, कुछ फिशेज में हम बात करते हैं सॉल्ट ग्लैंड वगैरह, वो भी सॉल्ट के लिए रेफरेंस में यूज करते हैं, ये सब आ जाएगा। तो ऑस्मो रेगुलेटर जिनकी ऑस्मोलरिटी हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, कांस्टेंट, और कांस्टेंट रखने के लिए उनकी बॉडी में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो उस ऑस्मोलरिटी को बेटा जी क्या रखेगी, मेंटेन। अब मैं दो एग्जांपल से अपन इनको समझ लेते हैं, दो कंडीशन बेटा जी लेके अपन समझ लेंगे क्या क्या ऑस्मोलरिटी को समझाने के लिए। सबसे पहले अपन डिस्कस करें, मैंने यहां ले लिया
मैराइन वाटर एनिमल का एग्जाम्पल ले रहे हैं कोई। मैराइन वाटर का मतलब समुद्री जल में कोई फिश ही ले लो, मैराइन वाटर फिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं, समुद्री जल के किसी वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल, मछली का एग्जाम्पल ले रहे हो। तो अब बेटा जी मैराइन वाटर का मतलब खारे पानी में अगर कोई है तो मैराइन वाटर की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी कि कम? हमेशा ध्यान रखना ऑस्मोलैरिटी, आप ऑस्मोलैरिटी को जो वैल्यू उसकी है जो मेजर करोगे वो सॉल्ट के रेफरेंस में करोगे। अगर सॉल्ट ज़्यादा है, आयन या लवण ज़्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? ज़्यादा। बात बेजे में घुसी गया। ऑस्मोलैरिटी को हमें किससे मेजर करना है? सॉल्ट से। सॉल्ट ज़्यादा तो ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा। अब लो मैराइन वाटर का कोई ऑर्गेनिज्म, मैराइन वाटर की फिश मैंने ले ली, तो मैराइन वाटर की बच्चों ऑस्मोलैरिटी ऑफ मैराइन वाटर, मैराइन वाटर है, मोलिकुलर वेट नहीं है, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मैराइन वाटर ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो इसकी एक वैल्यू दे रखी है 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी और मैराइन वाटर की ऑस्मोलैरिटी 1000। इसके कंपेयर में जो मैराइन एनिमल है इनके बेटा जी बॉडी फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है, किसकी? ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये फिक्स होती है 200 टू 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अपनी भी ये होती है। लगभग जो वर्टिब्रेट्स है या जो ऑस्मो रेगुलेटर है उनके बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी ये रहेगी बच्चों 200 से 300 और वो मेंटेन रहती है। ठीक है, और मैराइन वाटर की ऑस्मोलैरिटी है 1000। वहां सोल्ट ज्यादा, खारा पानी है तो सोल्ट ज्यादा, तो ऑस्मोलैरिटी भी क्या रखोगे? ज्यादा। क्लियर? अब सुनो, कोई मैराइन वाटर अपन ने मान लो ये फिश ये मछली जल की रानी है, इस पे अपन डिस्कस कर ले। कौन सी मछली है? मैराइन वाटर फिश है। अब देखो क्या क्या इनमें प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या इनका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैराइन वाटर एनिमल की प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम पे आने से पहले ये आप समझ लो कि बाहर ज़्यादा कौन है? मैराइन वाटर में ज़्यादा कौन है? सॉल्ट है अंदर। अब सॉल्ट वाटर का अपने को पता ना, फ्रॉम हाई टू लो, अधिक से कम की ओर जाएगा। तो बेटा जी बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, आयन ज़्यादा है, तो आयन ज़्यादा है तो बाहर से सॉल्ट कहाँ आएंगे? हाई टू लो। समझ रहे हो ना? मैराइन वाटर है तो बाहर सॉल्ट ज़्यादा, तो रेगुलर सॉल्ट बॉडी के अंदर आएंगे। क्लियर? दूसरी चीज, वाटर कंपैरेटिवली पानी अंदर ज़्यादा है तो वाटर अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर, हाई टू लो। ऐसा मत सोचियो समुद्र में तो खूब पानी होता है सर, वैसा नहीं, जितना एरिया जितना वॉल्यूम उसके कंपेयर। तो मैराइन वाटर में सोल्ट ज़्यादा है तो सोल्ट हाई टू लो लगातार बॉडी के कहाँ आएंगे? अंदर आएंगे, और वाटर अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। समझ गए इतनी बात? तो जो एनिमल कहाँ रहते हैं बेटा जी? मैराइन वाटर की जो फिश है उनके दो बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम, पहली समस्या क्या? बॉडी में सोल्ट ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा होंगे ना, रेगुलर सोल्ट अंदर आते रहेंगे तो बॉडी में सोल्ट की एक्सेस अमाउंट, सोल्ट और जो आयंस है वो बेटा जी बॉडी में क्या होंगे? ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे। और वाटर जो है, वाटर अपने आप बाहर जा रहा है तो वाटर की बॉडी में क्या रहेगी? डेफिशिएंसी। समझ गए? तो मैराइन वाटर एनिमल में सोल्ट ज्यादा है, आयंस ज्यादा है, और वाटर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसका चूंकि ओस्मो रेगुलेटर है, वर्टिब्रेट है, तो खुद ही उसको एडजस्ट करेगा, मेंटेन करेगा। एडजस्ट कैसे करेगा? चलो इस एडजस्टमेंट को भी समझते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इनका जो सॉल्यूशन होता है, क्या सॉल्यूशन निकाला? देखो प्रॉब्लम क्या है? बॉडी में सोल्ट ज्यादा है, पानी कम है, तो पानी का सॉल्यूशन तो निकाल लो। फर्स्ट सॉल्यूशन, रेगुलर ड्रिंक्स वाटर, रेगुलर ड्रिंक्स वाटर। तो ये जो फ्रेश मैराइन वाटर की फिश है वो रेगुलर पानी पीती रहेगी, ड्रिंक्स वाटर, क्योंकि बॉडी में वाटर की क्या है? डेफिशिएंसी है, कमी है, तो लगातार पानी पीती रहती है।
पानी की समस्या का तो सोल्वेंट हो गया। दूसरा, सोल्ट बॉडी में ज्यादा है, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा जी दो तरीकों से करती है कि ये जो फिशेज होती है इनकी जो गिल्स मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? गिल मेम्ब्रेन। गिल से रेस्पिरेशन करती है, एक्वेटिक होती है ना, इसलिए गिल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होती है वो क्लोराइड सेल्स, जो भी आपको बताई थी ना मैंने, क्लोराइड सेल्स वो कहां मिलेगी? गिल्स मेम्ब्रेन पे। अब ध्यान से सुनो, क्या खुद ही बताओ, इन फिशेज में सोल्ट की अमाउंट है ज्यादा है, तो ये जो क्लोराइड सेल्स है वो आयंस को बाहर से अंदर लाएगी या अंदर से बाहर भेजेगी? सोचो, इतना भी नहीं सोचना है, सिंपल सी बात है, अंदर आयंस ज्यादा हो रहे हैं तो ये जो क्लोराइड सेल है ये आयंस को क्या करेगी? बाहर भेज देगी। तो इन क्लोराइड सेल से बच्चों जो आयंस है, कौन से वाले? इनसे एक्सेस जो आयंस है वो क्लोराइड सेल से कहां चले गए? बाहर चले गए। समझ गए? और जो आयन क्लोराइड सेल से बाहर आते हैं वो जनरली मोनोवेलेंट आयन होते हैं। कौन से आयन? मोनोवेलेंट, लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इनको बोलते हैं अपन मोनोवेलेंट आयन। तो फिर से मैं समझा दूं, क्या समस्या? मैराइन वाटर फिश से कुछ नहीं रटना, सीधी समझने वाली बात है। मैराइन जब वाटर है तो पानी में सोल्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब सोल्ट ज्यादा है तो इनमें क्या रहेगा? सोल्ट ज्यादा है तो जैसे अपन इस फिश से देख लें कि वाटर बाहर जाएगा हाई टू लो और सोल्ट हाई टू लो अंदर आएंगे, तो बॉडी में सोल्ट ज्यादा हो गया, वाटर कम हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या निकाला कि पानी तो रेगुलर ड्रिंक्स वाटर, लगातार पानी पिएगी। और दूसरा सॉल्यूशन सोल्ट का, जो क्लोराइड सेल है वो रेगुलरली बच्चों एक्सपेल करेगी किसको? आयंस को। क्लियर? तो क्लोराइड सेल से एक्स्ट्रा आयंस क्या चले जाएंगे? बाहर। वो कौन से आयन होंगे? मोनोवैलेंट, एक संयोजी आयन इससे बाहर चले जाएंगे। तीसरा तरीका, इन फिशेज का जो यूरिन होता है, जो यूरिन बच्चों आएगा, देखो यूरिन कैसा आएगा? हाइपोटोनिक की हाइपरटोनिक, अल्प पराशरी की अति पराशरी। तो बात सीधी सी है, चाहे ओस्मोलरिटी हो चाहे ये हाइपर हाइपो, सब सोल्ट पे बेस्ट रहते हैं। अगर सोल्ट ज्यादा है, सुन लो कुछ नहीं, बस ये बातें फंडे क्लियर कर लो दिमाग में कि सोल्ट ज्यादा है तो ओस्मोलरिटी भी ज्यादा, सॉल्यूशन भी कैसा? हाइपरटोनिक, अति पराशरी। अब ये वाली फिशेज जो यूरिन निकालेगी, जो मूत्र उत्सर्जित करेगी, उनमें बच्चों पानी ज्यादा रखेंगे कि सोल्ट ज्यादा रखेंगे कंपैरिजन में? तो बॉडी में सोल्ट क्या रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा सोल्ट है वो यूरिन के साथ कहां जाएगा? बाहर जाएगा। सोल्ट ज्यादा बाहर आए तो ऐसा यूरिन कौन सा हुआ? बिल्कुल हाइपरटोनिक यूरिन। तो ये जो मैराइन वाटर वाले एनिमल है वो हाइपरटोनिक यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। समझ गए? फिर से सुन लो, प्रॉब्लम दो थी, बॉडी में सोल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन उठा लिए। पहला, रेगुलर ड्रिंक, वाटर लगातार क्या पिएगी? पानी। दूसरा, क्लोराइड सेल एक्सेस आयंस को बाहर निकालेगा। यूरिन के थ्रू हाइपरटोनिक यूरिन जाएगा, ऐसा यूरिन अति पराशरी जिसमें सोल्ट ज्यादा, एक्स्ट्रा आयंस क्या चले गए? बाहर चले गए। क्लियर? चलो अब दूसरे एग्जांपल से समझ लें। ये तो हो गया कौन सा? मैराइन का। अब एक बेटा जी अपन ले लेते हैं फ्रेश वाटर का, कोई फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ले लिया, मीठे पानी की कोई मछली ले ली, फिश ले ली। तो फ्रेश वाटर में अब वही चीजें कि ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्रेश वाटर, तो मीठे पानी में बच्चों सॉल्ट कम होंगे, और ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड की तो वही फिक्स रखनी है अपने को, कितनी? 200 टू 300, ये अपने बॉडी की फ्लूइड की होती है। और फ्रेश वाटर की ऑस्मोलरिटी बता रखी है 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये यूनिट हो गई। तो मैराइन की कितनी थी? 1000, इसकी ओनली 50, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट कम होते हैं। तो जब सॉल्ट या आयन बढ़ेंगे, ऑस्मोलरिटी भी बढ़ेगी। अब देखो, फ्रेश वाटर जो फिश होती है उन्हें क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? तो यही वो अपनी, मान लो ये फिश आ गई, क्या समस्या?
समस्या ये रही कि फ्रेश वाटर में बाहर वाटर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वाटर हाई टू लो, तो लगातार पानी बाहर से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। सॉल्ट की अगर बेटा जी आयंस की बात करें तो वो हाई टू लो। बस मेराइन वाले के जस्ट अपोजिट चल लो। तो इनकी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम बॉडी में वाटर ज्यादा होगा, पानी आ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम सॉल्ट और आयन की क्या होगी, डेफिशिएंसी। क्लियर हुआ। तो पानी बॉडी में ज्यादा है, सॉल्ट बाहर जा रहे हैं, तो सॉल्ट और आयंस की क्या हुई, डेफिशिएंसी। तो बेटा जी सॉल्यूशन क्या निकालें, निकाल लो। इनका सॉल्यूशन ये हुआ, बस उसके ठीक अपोजिट चल लो मेराइन वाले के। पहला सॉल्यूशन, पानी बॉडी में ज्यादा है, तो ये फिशेज ध्यान रखना, नेवर ड्रिंक वाटर, नेवर ड्रिंक्स वाटर, ये कभी पानी नहीं पीती, क्योंकि पानी तो अपने आप बाहर हाई टू लो आ रहा है स्किन स्केल से, तो वाटर पीने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेटा जी फ्रेश वाटर फिश ले लो। एक अपन फ्रॉग भी मैं यहां बता देता हूं, मेंढक का भी ध्यान रख लेना। फ्रॉग भी फ्रेश वाटर मीठे पानी में ही मिलता है, तो फ्रॉग भी, मेंढक के लिए भी ये लाइन आती है बच्चों, नेवर ड्रिंक्स वाटर, वो भी कभी वैसे पानी नहीं पीता। वो अलग बात है कि माउथ को ओपन किया फूड के लिए तो पानी साथ चला गया, तो ऐसा नहीं कि पानी चला गया तो उसको वापस बाहर निकाले, ऐसे आ सकता, लेकिन वैसे पानी चला करके नहीं पीते। तो नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रेश वाटर एनिमल। दूसरी, अब सेकंड प्रॉब्लम है बॉडी में सॉल्ट की क्या है, डेफिशिएंसी। तो यहां बेटा जी वही जो आयन सेल है, जो आयनोसाइट है, जो क्लोराइड सेल है, वो यहां क्या करेगी, क्लोराइड सेल और आयनोसाइट क्या करती है, आयंस को इनहेल, और आयंस जो होंगे वो बॉडी के अंदर आएंगे, इनटेक ऑफ आयंस। ठीक है, तो वहां तो आयंस बाहर जा रहे थे, यहां क्लोराइड सेल से जो आयंस है वो क्या आएंगे, बॉडी के अंदर आएंगे। एक्टिवली आयंस को वो बॉडी के अंदर ले आएगी ताकि अंदर भी उसको क्या रख सकें, बैलेंस रख सकें। तीसरा तरीका वही यूरिन वाला, कि इन फिशेज का जो यूरिन होगा, बोलो बेटा जी, बॉडी में पानी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो यूरिन के साथ बाहर आ गया। अब पानी यूरिन में जब वाटर ज्यादा हुआ, सॉल्ट कम हुए, तो ऐसा यूरिन क्या कहलाया, हाइपोटोनिक यूरिन। तो ये किसको एक्सक्रीट करेगी, हाइपोटोनिक यूरिन को। समझ गए होंगे, चाहे मेराइन फ्रेश वाटर कोई भी दे दे, वो अपने आप बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रख लेंगे, बिकॉज वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर। समझ गए ना। तो बस प्रॉब्लम आ जाए उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। देख लो, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूं। पहले हमने कौन सा लिया था बच्चों, ये फ्रेश वाटर। उससे पहले हमने बात की थी किसकी, मैराइन वाटर फिश की। तो मैराइन वाटर की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा थी, बॉडी फ्लूइड की कांस्टेंट है, तो सॉल्ट आ रहा था, वाटर जा रहा था, तो इसका सॉल्यूशन किया रेगुलर ड्रिंक वाटर, क्लोराइड सेल्स को बाहर, आयंस को निकालना, यूरिन कैसा, हाइपरटोनिक। देन हमने डिस्कस की थी कौन सी फिश के बारे में, फ्रेश वाटर पे आए थे, तो फ्रेश वाटर की ऑस्मोलरिटी कम होती है तो वाटर रेगुलर अंदर आएगा, सॉल्ट जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। समझ गए। तो नेक्स्ट चलें आगे, चलो। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मीन हो गया वाटर और सॉल्ट को बॉडी में बैलेंस रखना, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखना। अब बच्चों कुछ एक्स्ट्रा में, जैसे एग्जांपल एक बता रखा है, ऐसे मैं कुछ फीचर इसके बता देता हूं। कंगारू रेट, पुराना एम्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, कंगारू रेट आपके इकोलॉजी में भी दे रखा है। तो कंगारू रेट के कुछ यूनिक फीचर बता रखे हैं, उन पे थोड़ा सा मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं कि कंगारू रेट जो बच्चों है एक मैमल्स है, डेजर्ट मैमल है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का है, इसलिए इसको कंगारू रेट बोलते हैं, मरुस्थल में रहता है। अब देखो ऐसी जगह रहता है जहां इसको पानी मिलता ही नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि बिना पानी के कैसे सरवाइव करता है, कैसे खुद को एडजस्ट करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैमल्स है, डेजर्टियन मैमल्स है, नेवर ड्रिंक वाटर, नेवर ड्रिंक्स वाटर। ध्यान रखना
एक ऐसा बच्चों मैमल्स है जो कभी पानी नहीं पीता। तो पानी अवेलेबल ही नहीं है, जिस डेजर्ट में मरुस्थल में रहता है वहां इसके लिए पानी नहीं है। सोच के देखो, पूरी लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक बार भी पानी नहीं पीता, तो बच्चों बॉडी में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करता है? तो काम की चीज ये यूज करता है मेटाबॉलिक वाटर, उपापचयी जल को यूज करता है। ऐसा वाटर जो मेटाबॉलिज्म से बनता है, उपापचय से बनता है, और मोस्टली ये फैट के ऑक्सीडेशन से बनता है। फैट, वसा के ऑक्सीकरण से जो पानी बना वो मेटाबॉलिक वाटर। जैसे फैट तो क्या, मैं कार्बोहाइड्रेट वाली रिएक्शन से समझ लो, ये आती है ना अपने C6H12O6 ग्लूकोज 6O2, तो CO2 और बेटा जी क्या बना, H2O। ये जो पानी बन रहा है ना मेटाबॉलिज्म से, इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो ये जनरली फैट के ऑक्सीडेशन से जो पानी बनता है उसी को यूटिलाइज करता है ये मेटाबॉलिक वाटर, इसी से काम चलाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, हाईली कंसंट्रेट यूरिन, हाईली कंसंट्रेट यूरिन। वैसे तो यूरिन को एक्सक्रीट, अब पानी पी नहीं रहा है तो बॉडी में वाटर की क्या है, डेफिशिएंसी, तो जो यूरिन बाहर निकालेगा वो अत्यधिक सांद्रित होगा, हाईली कंसंट्रेट होगा, जिसमें पानी क्या होगा, कम होगा। नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल बोले तो रात्रिचर, नाइट टाइम में एक्टिवेट होता है, रात के समय। अब डे टाइम में होगा तो दिन के समय तो सनलाइट है, सूरज का प्रकाश है, तो पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए नॉक्टर्नल है। बरोविंग होता है, दिन के समय बरोविंग बिल में रहता है, सीधे सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, तो पानी बचाता है कैसे भी करके। तो कंगारू चूहा जो मैमल्स है बच्चों, डेजर्ट में रहता है, कभी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक वाटर, तो पानी नहीं पीता तो कौन सा पानी यूज करेगा, मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है जो फैट के ऑक्सीडेशन से बनाता है, और हाईली कंसंट्रेट यूरिन निकालेगा। नॉक्टर्नल है, बिल में रहता है, बरोविंग है। उसके अलावा बेटा जी ये देखो, एक और चीज इसी में अपन बात करें तो इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है, नाम सुना है क्या, वो लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा लूप ऑफ हेनले आ जाएगा इसी चैप्टर में। वैसे अपने को पता है लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप वो यू आकार की स्ट्रक्चर जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, कंजर्व करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए इसमें लूप ऑफ हेनले क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अब ये एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जैसे प्लांट में वेलामन आता ना, वैसे ये ह्यूमिडिटी से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एक कुछ ऐसे इनमें फंडे होते हैं ताकि बॉडी में पानी की कमी को नहीं आने दे। तो नॉक्टर्नल है, बरोविंग है, मैमल्स है, जिसमें लूप ऑफ हेनले सबसे लॉन्गेस्ट होता है। यूरिन कैसा निकालेगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये बच्चों एक तरह से एडेप्टेशन होते हैं जो उस एनवायरनमेंट में खुद को सर्वाइव करने के लिए ये अपनाता है। चलें आगे, ऐसी जैसे कैमल की बात आ जाए, ऊंट, इसको अपन रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, अपना स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान भी है। पहले तो बच्चों चिंकारा सुना होगा आपने, राजस्थान का राज्य पशु, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, चिंकारा। हाँ, वो जो टाइगर दिमाग में आ रहा ना, वो स्टेट नहीं है, वो इंडिया की बात है, वो नेशनल की बात आ जाएगी। राजस्थान की बात करूं तो चिंकारा, और पिछले कुछ सालों से केमल को भी, ऊंट को भी स्टेट एनिमल का दर्जा दे दिया गया है। तो ऊंट वही बेटा जी, ये भी लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ऊंट भी क्या करता है, लेकिन पानी तो पीता ही है। जब भी वाटर अवेलेबल हो, एक साथ कई लीटर पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, और इसमें जो वाटर होता है ना, एक्सेस वाटर, वो इसकी वाटर सेल में स्टोर होता है, वाटर सेल्स ऑफ स्टमक। तो ऊंट में बच्चों, ऊंट का जो आमाशय है, जो स्टमक है, उसमें वाटर सेल्स होती है जहां वो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर कर लेता है, और वो फिर कई दिनों तक उसी पानी को यूज करता है। तो लंबे टाइम तक बिना पानी पिए ये रह सकता है। और ऊंट में जो एक्स्ट्रा फूड है वो उसकी हम्प में, ऊंट की जो कुबड़ है, कुबड़ होती है ना, उसमें वो एक्स्ट्रा फूड फैट के फॉर्म में स्टोर करता है। और ऊंट भी बच्चों जो यूरिन, जो मूत्र एक्सक्रीट करेगा वो कैसा होगा, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन, अत्यधिक सांद्रित मूत्र, जिससे जल की हानि मिनिमम हो। और इसमें स्वेट ग्लैंड भी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो पसीना भी कम आता है ताकि वाटर का लॉस मिनिमाइज हो।
क्लियर। तो कंगारू रेट, कैमल, ये अलग अलग एडेप्टेशन बच्चों होते हैं। उसके अलावा अपन अब डिस्कस करते हैं, जैसे एक वो 2 फिशेज का भी इसमें बता रखा है। एक तो अपन यूज करें केमल, फिर से बताऊं मैं, एक बच्चों कार्टिलेज फिश, 2 वर्ड लिख रहा हूं बोर्ड पे मैं, कैमल एंड कार्टिलेज फिश। सी से कैमल, सी से कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज फिश होती है ना उपास्थल मछलियां, ऐसी मछलियां आपने टेक्सोनोमी में पढ़ी है जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बनता है, उपास्थि का बनता है। और बोनी फिश का बेटा जी किसका बनेगा? बोन्स का। तो ऐसा बताते हैं ये फिश और कैमल और कार्टिलेज फिश जो होती है बच्चों, ये बॉडी फ्लूइड में और अपने टिश्यूज में, बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज में एक्सेस यूरिया को स्टोर करती है, स्टोर यूरिया। तो कैमल और कार्टिलेज फिश बॉडी फ्लूइड में यूरिया को स्टोर करती है टिश्यूज में। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? अब यूरिया अमोनिया से कम विषैला है, इसलिए बॉडी उसको स्टोर कर सकती है। अब यूरिया से बच्चों, जब बॉडी की सेल्स और टिश्यू में देखो यूरिया जब स्टोर हो गया, यूरिया स्टोर हो गया तो अंदर सोल्ट ज्यादा आ गए। अब बाहर से फिर एक्स्ट्रा सोल्ट की बॉडी में एंट्री नहीं होगी। तो सिंपली ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए कैमल और कार्टिलेज फिश अपने टिश्यू या सेल्स में क्या स्टोर करते हैं? यूरिया स्टोर करते हैं। क्लियर? चलें आगे। चलो अब देखो, ऑस्मो रेगुलेशन से नेक्स्ट जो अपन बात करें कि भाई 2 वर्ड हम बार बार लिख लें, ऑस्मो रेगुलेशन एंड इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी? एक्सक्रीशन की। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों काम, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो होम्योस्टेसिस लिखाया था ना मैंने, इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखना? स्टेबल। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन बेटा जी, ये दोनों जो फंक्शन है परफॉर्म बाई सेम स्ट्रक्चर और सेम ऑर्गन। सुनना है, काम की चीज आ रही है। इन जनरल सामान्यतया पराशरण नियमन और एक्सक्रीशन दोनों काम एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आपकी बॉडी में, अब मैं पूछूं बेटा जी एक्सक्रीशन के लिए किसका मेन रोल है, तो अपने दिमाग में किडनी आ गया। तो किडनी एक्सक्रीशन में भी हेल्पफुल होती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी। तो जनरली ये जो दोनों काम है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, परफॉर्म बाय सिमिलर स्ट्रक्चर सेम ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल, अब अलग अलग याद नहीं करना है, ह्यूमन की बात आए तो ये दोनों जो फंक्शन है वो मेनली परफॉर्म कौन करेगी? किडनी करेगी। तो हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे, उत्सर्जी अंगों की। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वही ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो दोनों ध्यान रख लियो, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय सिमिलर स्ट्रक्चर और ऑर्गन। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो भी यहां मैं कंसिडर कर लेता हूं। ये भी आपका क्लासिफिकेशन में बता रखा है मैंने। एक्सेप्शन एक फाइलम है, सबसे पहले वाला फाइलम कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अपना एक एग्जाम्पल अमीबा, नाम तो सुना होगा, अमीबा, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बच्चों एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो अभी तो क्या बोला कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन सिमिलर स्ट्रक्चर से परफॉर्म होते हैं, बट प्रोटोजोआ अमीबा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू? बाय जनरल बॉडी सरफेस। ध्यान आया ना, क्योंकि अमीबा में तो कोई ऑर्गन है ही नहीं, तो वहां जो एक्सक्रीशन है वो सीधा बॉडी सरफेस से होगा। बॉडी तो बोलते ही क्या है वैसे, जनरल सरफेस बोल दो। और ऑस्मो रेगुलेशन याद करो, देखिए बेटा जी एक इंपॉर्टेंट नाम लिखाया था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ध्यान आया? संकोचनशील रिक्तिका, जिसको शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं। 2 वैक्यूल आई थी, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और एक्सक्रीशन के लिए जनरल सरफेस होती है। तो प्रोटोजोआ में दोनों काम अलग अलग स्ट्रक्चर से, बाकी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ऑर्गन से परफॉर्म होते हैं। समझ गए बेटा जी? चल लें आगे, चलो। अब अपन, ये तो इस चैप्टर का पहला पॉइंट जो अपना दे रखा है, कौन सा?
ऑस्मो रेगुलेशन, उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपन जो दूसरा इसका मेन पॉइंट एक्सक्रीशन वाला है उस पे। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन तो दे ली, डेफिनेशन तो वही, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब बच्चों एक अपन पॉइंट लेते हैं इसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी उत्पाद, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में तीन मेन है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वही सीधे से जिन प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालेंगे वो बेटा जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आए तीन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया जो अमोनियम साल्ट आयन के फॉर्म में, एक आ गया बेटा जी यूरिया, एक लिखा मैंने यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब देख लो कुछ डिफरेंसेस। यूरिक एसिड को वैसे इसका एक आईयूपीएसी नेम 268 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, यूरिक एसिड का एक नाम हो रहा है 268 ट्राई ऑक्सी प्यूरिन, ये भी यूज होगा देखो आगे। अब कुछ डिफरेंसेस से ले चलते हैं अपन। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों सुने में, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए हम अमोनिया से क्या बना देते हैं, यूरिया। तो कुछ पॉइंट पे टेबल टाइप में अपन इसको बना लें। तो सबसे पहले बच्चों कि जो इनकी रिमूवल मैकेनिज्म होती है उसके लिए देखो क्या वर्ड आएगा, अमोनिया को रिमूव करने वाली मैकेनिज्म को क्या बोल दो, अमोनोटैलिज्म। आता ना, देख लो पीछे सफिक्स लिज्म लिख रखा, मैकेनिज्म से याद रख लेना इज्म। तो अमोनिया एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म क्या कहलाई, अमोनोटैलिज्म। यूरिया के लिए बेटा जी यूरियोटैलिज्म, इसको क्या बोल सकते हो, यूरिकोटैलिज्म। ठीक है, तो इज्म लगने का मतलब वो मैकेनिज्म हो गई। अगला रिमूवल मैकेनिज्म के बाद एनिमल्स के लिए क्या वर्ड आता है, तो ये तो रिमूवल मैकेनिज्म होगी। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनोटैलिक, क्या कहलाए, अमोनोटैलिक। और टैलिज्म का मतलब मैकेनिज्म, ये कहलाए यूरियोटैलिक। और इनको बेटा जी क्या बोल दो, यूरिकोटैलिक। ठीक है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अगला टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी बोले तो विषाक्तता, नाम से पता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, हाईली टॉक्सिक है, ये कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, और ये सबसे लिस्ट टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला है, उससे कम विषैला कौन है, यूरिया। टॉक्सिसिटी के बाद बच्चों वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की आवश्यकता, कि इनमें से किसको कितना पानी चाहिए। तो अमोनिया को मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसको मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब वाटर को या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए, अमोनिया को। और बेटा जी बता भी रखा है कि लगभग 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना, 500 ml वाटर। इसमें बता रखा है 1 ग्राम यूरिया के लिए ओनली 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसको तो सबसे कम। तो अब हमारे दिमाग में एक बात ये आ जाती है कि अगर एनिमल एक्वेटिक है, अगर जंतु जलीय है, जहां पानी की कोई कमी नहीं है, तो वो बेटा जी किसको एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया को, क्योंकि इसको पानी क्या चाहिए, ज़्यादा। और जो टेरेस्ट्रियल है, जो स्थलीय है, जहां पानी लिमिटेड है, बॉडी में जल वैसे ही वाटर लिमिटेड होता है, तो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल है वो या तो यूरिया को एक्सक्रीट करेगा या तो यूरिक एसिड को। एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दे रखा है कि टेरेस्ट्रियल अमोनिया को एक्सक्रीट क्यों नहीं करते, क्योंकि अमोनिया को पानी क्या चाहिए, ज़्यादा। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए ये यूरिया और किसको एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड को। कौन, टेरेस्ट्रियल, स्थलीय जंतु। समझ गए बेटा जी। तो
तो इसको पानी सबसे ज़्यादा, इसको इससे कम, उसको सबसे कम। और सबसे कम क्या, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में ही आता है। इसका जो एक्सक्रीशन है वो अर्ध ठोस रूप में ही होता है। बर्ड्स का जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट है सेमी सॉलिड ही होता है बच्चों, वो इसमें आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इनके एग्जाम्पल, ये पूछे जाते हैं कि कौन अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, कौन यूरिया को और कौन यूरिक एसिड को। तो ये तो समझ गए ना, 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अपन ने ले लिए, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया अमोनोटेलिज्म, एनिमल्स के लिए वर्ड अमोनोटेलिक। टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा, वाटर की रिक्वायरमेंट भी इसको सबसे ज्यादा होती है। ये सीक्वेंस इसी में आप याद रख लेना। अब आता हूं मैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पे बेटा जी देखो, अपन यहां तक आ गए थे, ये लो, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये था एग्जाम्पल इसमें। तो सबसे पहले जो यूरिक एसिड वाले थे ना, ये 4 ही एग्जाम्पल है बेटा जी, ध्यान रखना। यूरिक एसिड के 4 ही एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल, इंसेक्ट, बर्ड्स और स्नेल। ये अपन रिब्स से याद रख सकते हो आप, किससे, रिब्स से। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूरिक एसिड के। आर से कौन, रेप्टाइल्स, आई से इंसेक्ट, बी से बर्ड्स, एस से स्नेल। स्नेल घोंघा समझ गए ना, स्नेल कौन से फाइलम का मेंबर है, बिल्कुल मोलस्का। याद रह जाएंगे, याद रख लेना, पूछे हुए क्वेश्चन है। यूरिया की बात करें तो यूरिया में भी 4 एग्जाम्पल आएंगे। एक तो मैमल्स, वी आर यूरियोडेलिक। मैमल्स के अलावा बेटा जी कार्टिलेज फिश, ये एक ऐसी फिश है जो एक्वेटिक होने के बाद भी क्या एक्सक्रीट करती है, यूरिया। ध्यान रखना, कार्टिलेज फिश, फ्रोग और अर्थवॉर्म। फ्रोग और कौन सा आ गया, अर्थवॉर्म। तो फ्रोग, अर्थवॉर्म तो वैसे ही है, सिलेबस में नाम आते हैं ना, कार्टिलेज फिश और मैमल्स। मैमल्स में ध्यान रख लेना, वेल पूछा था, वेल। तो वेल आ जाए तो दिमाग ये मत लगाना वो तो एक्वेटिक होती है, मछली नहीं है, वेल मैमल्स है। एक्वेटिक होने की बाद भी बच्चों वेल्स क्या एक्सक्रीट करेगी, यूरिया। क्लियर। अब बाकी जो मोस्टली बचे हैं वो यहां ले आओ, अमोनिया में। एक्वेटिक, जनरली एक्वेटिक एनिमल्स, इसके अलावा बाकी मछलियां यहां आ गई। एक्वेटिक इंसेक्ट आ गए, मेंढक का लार्वा बच्चों, फ्रोग का लार्वा कौन सा है, टेडपोल। तो ध्यान रखना, लार्वा पूछे तो वो एक्वेटिक है, अमोनोटेलिक, और फ्रोग पूछे तो यूरियोटेलिक। उसके अलावा एक क्रोकोडाइल भी जनरली वाटर में होता ना, वैसे क्रोकोडाइल ध्यान रखना बच्चों। मगरमच्छ, मगरमच्छ कौन सी क्लास में आता है, रेप्टिलिया में आता है। लेकिन मगरमच्छ जब पानी में रहता है, मोस्टली जब वो जल में रहेगा तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। जल में रहेगा तो क्या एक्सक्रीट करेगा, अमोनिया। तो एक्वेटिक एनिमल, मछलियां वगैरह, एक्वेटिक इंसेक्ट आ गए, फ्रोग का लार्वा, टेडपोल आ गया, क्रोकोडाइल इन वाटर आ गया, और इधर 4 मैमल्स, कार्टिलेज फिश, फ्रोग, अर्थवॉर्म। इधर 4 रिब्स से याद रख लो, रेप्टिलिया, इंसेक्ट, बर्ड्स और स्नेल। स्नेल जो मेंबर है किसका, मोलस्का का। ये इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उसके एग्जाम्पल। तो 3 बच्चों मेन तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये 3 हो गए। इसके अलावा कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मैं उनके नाम तो लिखा ही देता हूं। जैसे अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बेटा जी एक ग्वेनाइन आ गया। एक ग्वेनाइन तो स्पाइडर में होता है, स्पाइडर मकड़ी, वो ग्वेनाइन को एक्सक्रीट करती है। एक हिप्यूरिक एसिड, ये कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक मैंने लिखा ऑर्निथ्यूरिक एसिड, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, क्रिएटिन, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं बेटा जी क्रिएटिनिन। हेलो, तो कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वैसे मेन तो 3 ही होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। उसके अलावा बाई चांस पूछे तो जैसे ग्वेनाइन स्पाइडर मकड़ियों में, हिप्यूरिक एसिड बच्चों ये मैमल्स अपने के यूरिन में स्मॉल अमाउंट में आता है, डॉग में मोस्टली। ऑर्निथ्यूरिक एसिड ये बर्ड्स में, ये बेंजोइक एसिड से बनते हैं। एमिनो एसिड ये ध्यान रखना,
वो अमोनिया था, ये एमिनो एसिड। इसका एग्जाम्पल एक मोलस्का आता है बच्चों, यूनियो। यूनियो इज मेंबर ऑफ मोलस्का। क्रिएटिन ये इन्फेंट में और प्रेग्नेंट वुमन में, प्रेगनेंसी के टाइम, गर्भावस्था के दौरान यूरिन में एक आता है क्रिएटिन, ये मसल्स में रहता है। क्रिएटिनिन ये भी मसल्स में बनने वाला प्रोडक्ट है, ये भी मैमल्स में, बताता हूं चलो मैं। तो ग्वानाइन किसका आ गया? स्पाइडर। स्पाइडर बोले तो मकड़ियों का। हिप्यूरिक एसिड कुछ मैमल्स में मिलता है, जो बेंजोइक एसिड से, बच्चों याद इतना ही रख लेना आप तो। ऑर्निथ्यूरिक एसिड बर्ड्स में, एमिनो एसिड यूनियो में। इसलिए देखो जो एमिनो एसिड एक्सक्रीट करता ना, उसके लिए एक वर्ड आता है एमिनोटेलिक। क्या लिखा मैंने? एमिनोटेलिक। जबकि वो क्या थे? अमोनोटेलिक। अमोनिया वाले अमोनो, एमिनो एसिड वाले एमिनोटेलिक। यूनियो मोलस्का है। क्रिएटिन ये इन यूरिन ऑफ इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट वुमन, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के यूरिन में मिलता है। क्रिएटिनिन ध्यान रख लेना, वो क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, ये मैमल्स में। और ये देखो क्रिएटिनिन अपनी मसल्स में बनता है। मसल्स में क्या होता है बेटा जी? एक में मोमेंट लोकोमोशन में आता है, अपनी मसल्स में एक केमिकल क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये जब एडीपी से रिएक्ट करता है, किससे? एडीपी से। मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो एनर्जी चाहिए, तो फॉस्फेट तो मिल जाएगा किसको? एडीपी को। तो डाइफॉस्फेट को जब एक फॉस्फेट मिलेगा, तो डाई से क्या बन गया? ट्राइफॉस्फेट। और बच गया क्या? क्रिएटिनिन। और ये जो क्रिएटिनिन मसल्स में बना है, मांसपेशियों में बना है, ये फिर यूरिन के साथ क्या हो जाएगा? एक्सक्रीट। समझ गए बात? तो क्रिएटिन प्रेग्नेंट वुमन, क्रिएटिनिन सभी मैमल्स की अपने में भी होता है, जो मसल्स में बनता है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट जब रिएक्ट करेगा किससे? एडीपी से। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मेन तो 3, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इस लेक्चर में बच्चों मैं थोड़ा सा एक बार आपको पूरा रिकॉल करवा दूं स्टार्ट से, कि आज अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर अपन एक बार वापस से रिकॉल रिवाइज करवा दूं, तो आज अपनी हेडिंग थी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें हमने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताई थी, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। बोर्ड पे देखते रहो। नाइट्रोजिनस मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये सब प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। प्रोटीन टूटा, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से बना यूरिया। बिकॉज रीजन आपके सामने आ गया था, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिया कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है। और सब में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजिनस हो गया। देन बच्चों एक वर्ड लिखा था अपन ने, होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता। होम्योस्टेसिस का मतलब स्टेबल, अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, आंतरिक वातावरण को क्या रखना? स्टेबल रखना, संतुलित बनाए रखना ही क्या था? होम्योस्टेसिस। और देखो होम्योस्टेसिस वर्ड जो दिया था वो साइंटिस्ट कौन? वाल्टर कैनन। अब होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं बॉडी के पास, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा एक्सक्रीशन। इन दोनों वर्ड को हम इसी चैप्टर में क्लियर करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन बेटा जी, प्राशन नियमन, क्या करना? बॉडी में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना, या मैं बोलूं तो मेंटेन ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। ऑस्मोलरिटी, पराशनीयता को मेंटेन करना। ऑस्मोलरिटी वर्ड आते ही दिमाग में फंडा क्लियर कर लो कि सॉल्ट बढ़ेगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। अब ऑस्मोलरिटी की यूनिट मैंने क्या लिखी? मिली ऑस्मोल पर लीटर। चलें आगे। अब ये भी देख लेना, ऑस्मो रेगुलेशन का जो सेंटर है वो किसके पास? हाइपोथैलेमस। चाहे थर्मो रेगुलेशन हो चाहे ऑस्मो रेगुलेशन हो, दोनों किसके पास? हाइपोथैलेमस। अब ऑस्मो रेगुलेशन के बेस पर एनिमल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ऑस्मो कन्फॉर्मर, ये वो थे जिनकी ऑस्मोलरिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, जबकि रेगुलेटर वो थे जिनकी ऑस्मोलरिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बाहर वाले मीडियम का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो कन्फॉर्मर में बेटा जी कौन आए थे? इनवर्टिब्रेट आ गए थे। इनवर्टिब्रेट। इनमें कौन आ गए थे? वर्टिब्रेट। ये देखो वर्टिब्रेट डेवलप इसमें थे, इनमें आ गए थे इनवर्टिब्रेट। एक एक्सेप्शन याद रखना, कौन सा लिखा है था? हैगफिश, सिंगल वर्टिब्रेट है जो इसमें आता है, वही साइक्लोस्टोमेटा। देन हमने बात की थी कि जो ऑस्मो रेगुलेटर है इनमें
ऑस्मोलरिटी को बनाए रखने के लिए बॉडी पर कुछ स्ट्रक्चर थी, जैसे इनमें बेटा जी क्लोराइड सेल होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, सॉल्ट ग्लैंड होती है। क्लोराइड सेल का यूज़ हमने कर लिया था। चलें आगे। अब हमने 2 एग्जाम्पल लेके आपको बताए थे कि अगर मैराइन वाटर की कोई फिश है, समुद्री जल वाली फिश, तो मैराइन वाटर की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें सोल्ट ज़्यादा होंगे। बॉडी फ्लूइड की कांस्टेंट है 200 to 300। तो बेटा जी मैराइन वाटर की कोई फिश है, उसको किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? तो हमने बताया था कि सोल्ट ज़्यादा है तो हाई टू लो, वाटर कम है तो हाई टू लो। तो प्रॉब्लम क्या आई थी? बॉडी में सोल्ट आयंस ज़्यादा थे, वाटर क्या था? कम। तो क्या सॉल्यूशन निकाला? ये मछलियां रेगुलर ड्रिंक वाटर, लगातार पानी पिएगी। क्लोराइड सेल एक्सेस आयंस को बाहर निकालेगी और यूरिन कैसा बनाएगी? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब जिसमें सोल्ट क्या रहे? ज्यादा। समझ गए थे आप? फिर हमने बात की थी, ये तो मैराइन वाला आ गया था, ये क्लोराइड सेल्स जो गिल मेम्ब्रेन पे आपको मैंने बता दी थी, मोनोवेलेंट आयन इसके थ्रू बाहर जाते हैं। मोनोवेलेंट समझ गए थे ना? चलो देन मैराइन के बाद बेटा जी हम लेके आते हैं कौन सी फिश? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, सोल्ट क्या? कम। सोल्ट कम तो ऑस्मोलरिटी भी कम। कम कितनी? ऑस्मोलरिटी ऑफ फ्रेश वाटर 50 मिली ऑस्मोल, जबकि वहां थी 1000। बॉडी फ्लूइड की अपने को कांस्टेंट रखनी है। तो यहां समस्या क्या थी? इन फिशेज में वाटर हाई टू लो जबकि सोल्ट हाई टू लो। क्लियर? पानी ज्यादा होगा, सोल्ट कम होगा। तो सॉल्यूशन क्या निकालेगी? ये नेवर ड्रिंक वाटर। ये मछलियां कभी पानी नहीं पीती। और इसके साथ एक और एग्जाम्पल फंसा दिया था हमने, अपना मेंढक फ्रोग, वो भी नेवर ड्रिंक वाटर। फ्रेश वाटर में होता है। क्लोराइड सेल से आयन अंदर आएंगे, इनटेक ऑफ आयंस, और हाइपोटोनिक यूरिन, ऐसा यूरिन जिसमें वाटर ज्यादा सोल्ट कम। देन बेटा जी एक मैंने वो एग्जाम्पल कंगारू रेट वाला उठाया था, एम्स का क्वेश्चन भी है, जो मैं कह रहा था कि अपने इकोलॉजी वाले वहाँ भी चैप्टर में आपको मिलेगा। तो कैंगारू रेट एक मैमल्स है, डेजर्ट में रहने वाला मैमल्स है। ये भी नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि जहाँ रहता है वहाँ इसको वाटर अवेलेबल ही नहीं होता बेटा जी। तो फिर बॉडी में पानी कहाँ से लाता है? तो यूज़ करता है मेटाबॉलिक वाटर को, जो फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है इसे। और हाईली कंसंट्रेट, जनरली यूरिन नहीं बनाता, बनाएगा तो भी हाईली कंसंट्रेट जिसमें पानी कम, नॉक्टर्नल होगा, बरोविंग बिल में रहता है ताकि डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आए। और लूप ऑफ हेनले यहाँ कैसा बताया था? लॉन्गेस्ट, ताकि मैक्सिमम वाटर को कंजर्व कर सके। चलें फिर एक ऊंट के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि उसकी स्टमक में भी वाटर सेल होती है, एक साथ काफ़ी पानी पी लेता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। देन बेटा जी 2 मैंने एग्जाम्पल आपको अलग से बताए थे, कैमल एंड कार्टिलेज फिश। सी से कैमल, सी से कार्टिलेज फिश, दोनों अपने टिश्यू में क्या स्टोर करती है? यूरिया, वही फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। क्लियर? चलो देन अगला अपना पॉइंट हमने उठाया था कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, देख लो बोर्ड पे, दोनों परफॉर्म बाय सिमिलर स्ट्रक्चर। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन दोनों काम एक ही ऑर्गन, एक ही स्ट्रक्चर परफॉर्म करती है। जैसे ह्यूमन का बात आए तो एक्सक्रीशन कौन करता है? किडनी, वही किसको कंट्रोल करेगी? ऑस्मो रेगुलेशन। सिंगल एक्सेप्शन आपको बता दिया, कौन बेटा जी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में एक्सक्रीशन तो बाय जनरल बॉडी सरफेस, वाइल ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर? चलो देन लास्ट पॉइंट अपन ने उठाया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जिसको 2,6,8 ट्राइऑक्सीप्यूरिन भी हम बोलते हैं। ये इसमें डिफरेंस आपने देख लिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल ही थे कि अमोनिया तो वो जो एक्वेटिक है वो, इनके 4 एग्जाम्पल है, रेप्टाइल, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, और ये वाले। तो आज वाले चैप्टर में बच्चों अपन ने, आज वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस कर लिया इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तक, जिसमें कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अपन ने लास्ट में यहाँ आपको मेंशन करवा दिए थे कि स्पाइडर में गुआनिन, मैमल्स में अपने में भी थोड़ा बहुत हिप्यूरिक एसिड भी आता है, और बर्ड्स में ऑर्निथ्यूरिक एसिड, यूनियो एक मोलस्का है जिसमें कौन था? एमिनो एसिड। क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रख लियो। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन डिफरेंट फाइलम के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पर आएंगे। तब तक उम्मीद है बेटा जी इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया है, अच्छे से सुना समझा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।